नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे और उसके आधे घंटे यानी पूरे 1 घंटे हम आपको दिन भर की तमाम उन खबरों से रूबरू कराएंगे जो कि खास हैं और आपके लिए जानना बेहद जरूरी। नवरात्रि हो या धनतेरस हो या दिवाली का शुभ मौका, इन दिनों में शॉपिंग को शुभ माना जाता है और ऐसे मौकों पर शॉपिंग की बात हो तो सबसे पहले जहन में नाम आता है सोने की खरीदारी का। सोने की इसी क्रेज की वजह से फेस्टिव सीजन में गोल्ड की डिमांड पीक पर होती है। लेकिन क्या इस बार फेस्टिव सीजन में सोना महंगा हो जाएगा? जी हां, इस पर हम करेंगे खास विश्लेषण। इन्हीं सवालों के साथ स्वदेश आर में और भी अहम खबरों को हम बात करेंगे। लेकिन बाजार में अगर हम 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड के दाम को देखें तो इस वक्त 52,100 है, जो कल के मुकाबले 440 रुपए ज्यादा। इसीलिए हम कह रहे हैं 440 वोल्ट का झटका गोल्ड ने दिया है। महंगाई का ये 440 वोल्ट वाला झटका और इस इजाफे की वजह फेस्टिव सीजन की ज्यादा डिमांड नहीं बल्कि गोल्ड प्रोड्यूसर्स देशों का वो रुख है जिसमें वो भारत की बजाय चीन और तुर्की जैसे देशों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। क्या फैक्टर्स हैं ये भी आपको बताएंगे और जो फैक्टर्स हैं उनको जानना बेहद जरूरी है क्योंकि यहां पर प्रीमियम ज्यादा मिल रहा है। इसके अलावा शिपमेंट में अच्छी खासी कटौती हुई है और इस पर हम विश्लेषण करेंगे। लेकिन फटाफट से आपको जरा दिखा देते हैं कि क्या वो अहम चीजें हैं जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं गोल्ड सप्लाई में भारत के नजरिए से। तो सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जो तुर्की और बात करें अगर चीन की, तो यहां जो शिफ्ट हुआ है वो ग्लोबल बैंक्स ने वहां पर शिफ्ट किया। ग्लोबल बैंक्स ने भारत में गोल्ड सप्लाई कम की है। इसकी वजह है कि और लगातार जो प्रीमियम है वो वहां उनको ज्यादा मिल रहा है और इस वजह से त्योहारी सीजन में भारत में चिंता हावी होती नजर आ रही। तो संकट में सोना है और क्यों है, क्या इसका असर होगा, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन साहब। कुमार जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। चिंता लाजमी है लेकिन जो हम बात समझ पा रहे हैं और ज्यादा बेहतर आप समझा पाएंगे कि ये आसान डिमांड और सप्लाई का गणित तो नहीं है। ये सप्लाई शिफ्टिंग का मामला है, शिपमेंट में कटौती का पूरा मामला है। जरा बताएं कि आखिर ये नौबत क्यों आई? दो मुख्यतः कारण बने हैं। एक अमेरिका के फेडरल रिजर्व जो ब्याज दर में तेजी जो बढ़ रही है और आने वाले समय के लिए भी उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि अगले दिसंबर में कुछ 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे वापस, उसके बाद जनवरी में भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह जो ब्याज दर आगे आने वाले समय में अगर बढ़ाते हैं तो और इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड पड़ रहा है। जहां तक कि कल अमेरिका 2 दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी कि भी ब्याज दर नहीं बढ़ाई जाए, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे हर कंट्री पे इसी तरह से पड़ेगा। अब सवाल हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में इस समय जबरदस्त फेस्टिव सीजन था। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। कल मेरे यहाँ पे, मैं एक छोटा शोरूम रखता हूँ। कल मेरे यहाँ पे हम लोगों ने रात को 12:30 बजे तक काम किया और जो पितृपक्ष आता है, हमारे हिंदुओं में ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में लोग खरीदारी नहीं करते हैं, लेकिन इस बार में सोने में आने वाले समय में तेजी का जो अंदाज हमारे आम पब्लिक को जो आ रहा है और सोना हम देख भी रहे, सोना कोविड में करीबन 58,500 लोगों ने देखा, फिर नीचे आया 50-51 के आसपास, फिर यूक्रेन रशिया के वॉर में भी सोना 55 के पास गया और अब नीचे आया। तो अब एक लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है। इस बार शादियों की बात करता हूं, मैं थोड़ा लंबा चलाना चाहता हूं। शादियां जो गत वर्ष थी 88 मुहूर्त थे, अब की बार इस बार 155 मुहूर्त है। और हम लोगों ने कल दशहरा पे ऐसा महसूस किया कि जितने भी कस्टमर हमारे पास आ रहे थे, बड़ी शादियों की बाइंग के लिए आ रहे थे, उनकी शादियां उन्होंने स्टार्ट की है। तो ऐसा अच्छा दिन देख के उन्होंने अपनी शादियों की खरीदारी शुरू की है और फेस्टिव सीजन की बाइंग थी। हम जनरली समझ रहे कि फेस्टिव सीजन की बाइंग में 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे कॉइन बनेंगे, लेकिन इसकी जगह लोगों ने 5 ग्राम और 10 ग्राम और 15 ग्राम नॉमिनेशन के कॉइन्स लिए। तो ये सब आते हुए देखकर के लोगों के दिमाग में एक बिल्कुल है कि लंबी तेजी आने वाले समय में आ सकती है, तो लोग इसकी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और कोविड के पीरियड की वजह से लोगों ने खरीदारी नहीं की थी। लास्ट जो 2 साल से हम देख रहे हैं कि लोग खरीदारी नहीं कर पाया, तो अब की बार भरमार खरीदारी हो रही है। सो 2 कारण, एक तो उन्होंने खरीदारी नहीं की कोविड की वजह से
और दूसरा कारण शादियों की भरमार, इसकी वजह से लोगों की बाइंग आएगी। अब जहां तक तेजी मंदी का सवाल है, ये डेफिनेटली अगर अमेरिका फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाती है तो उसका इम्पैक्ट सोने पे नीचे जाएगा, जैसे कि ब्याज दर बढ़ने से और यील्ड बॉन्ड में कमी आएगी, डॉलर इंडेक्स में कमी आएगी, तो सोना नीचे जाएगा। और अगर जो वॉर की चर्चा चल रही है यूएस और जापान में, जो जिन्होंने अभी एक दिन पहले जो मिसाइल दागे है, अगर वो नौबत आती है तो सोने में आग लगेगी। बिल्कुल। लेकिन जैन साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जो बात कही जा रही कि ये जो सप्लाई है इसमें कटौती, और जब फेस्टिव सीजन सामने हैं, हम देख रहे हैं कि अभी तो दिवाली है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि स्टॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं इस सप्लाई को पूरा करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप कैसे देखते हैं? क्या अगर ये अनिश्चितता बनी रहती है और लोग ये मानते भी हैं कि सोने को एक सुरक्षित निवेश के तौर पर, तो क्या थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं अगर इस डिमांड को फुलफिल करने में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर हम देखें? नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा मार्क किया गया कि अगर ऐसे इसमें कटौती आती है तो कहीं ना कहीं जाके सोने के भाव में तेजी आएगी। तो यहाँ हम लोगों ने लास्ट, मेरे अनुभव से, अब मैं जिस शोरूम पे बैठता हूँ 1925 से है, हम भी 35-40 साल से यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं, और हमारा इतने गत अनुभव हमारा ये रहा कि जब जब भी तेजी आई है, यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारी महिलाओं के पास 25,000 टन सोना पड़ा हुआ है, और वो सोना शादियों के समय में, जरूरत के समय में भी बाहर निकलती है। तो गत जब सोना 58,500 या 55,000 के पास आया था और उस समय शादियों का पीरियड था, मैक्सिमम बाइंग, एक बात मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम बाइंग शादियों की वजह से होती है। शादियों में हमारी बच्चों को, बेटियों को स्त्री धन के रूप में सोना देते हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से। छोटे में छोटा आदमी जो काम करता है वो भी 50 ग्राम से 100 ग्राम देता है, और बड़े बड़े जो लोग हैं वो किलो और 2 किलो के समय बेटियों को स्त्री धन के रूप में देते। अब तो और भी एडिशन आया, जब बहुएं घर में लाते हैं तो बहुओं के लिए भी सोने के दागिने भेजने पड़ते हैं। तो ये जो रीति रिवाज है सदियों से चलता आ रहा है, और इस रीति रिवाज की वजह से ही कहीं ना कहीं से रिसाइकल्ड गोल्ड बाहर आता है। तो ऐसा कोई नौबत आती है कटौती की तो रिसाइकल्ड गोल्ड बाहर आएगा, और अभी वैसे भी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बनाने की तैयारियां हो रही है, तो कहीं ना कहीं सोना बाहर निकलेगा ही। हाँ, डेफिनेटली जो इंपोर्ट है वो वहां पे थोड़ी कटौती होगी, लेकिन इसका काम जो है वो अटकेगा नहीं, ये मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल। हालांकि सर, मेरा सवाल जो है वो इससे अलग ही है, लेकिन चूंकि दिवाली का त्यौहार सामने है, धनतेरस एक विशेष मौका, और आप कह रहे हैं कि इसके बाद शादियों का जो सीजन है, किस तरह की डिमांड इस वक्त नजर आ रही है अगर हम प्री कोविड लेवल से उसकी तुलना करें? इस समय मैं गत कोविड के समय की बात कर रहा हूँ, उस समय सोना कोई दिखा नहीं था, ऑनलाइन थोड़ा बहुत हम लोग बिजनेस कर रहे थे, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि शाम का संध्या हो चुकी है। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाता हूँ, इस समय कस्टमरों की भरमार है, और शाम का समय लोग, इस समय लोग पैसा लेके, कैश लेके बाहर निकलना अवॉइड करते हैं। एक नजर मैं टर्न करता हूँ कैमरे को, आप जरूर देखिएगा, तो हमारे दर्शकों को अंदाज आएगा कि भी सोने की खरीदारी क्यों महत्व की है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तस्वीर वाकई बयां कर रही है कि किस तरह की, एक तरह से लोगों में सोने के प्रति जो रुझान है वो कितना बेहतर है। और जाहिर सी बात है कि कारोबार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से, और अब बात होती है जब गोल्ड के कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, तो ऐसी तस्वीरें वाकई एक कारोबारी को भी और इकोनॉमी को भी एक शुभ संकेत देती हैं। फिर भी सर, जिस तरह की स्थितियां हैं, मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरह की स्थितियां हैं, और मेरे ख्याल से कई बार पहले भी इस तरह की स्थितियां आई होंगी, तो क्या चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखते हैं एक कारोबारी होने के लिहाज से? बहुत से छोटे कारोबारी होंगे, उन्हें कोई सलाह देना आप चाहेंगे कि अगर उनके डिमांड फुलफिल करने में उन्हें दिक्कत आ रही है तो किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए भविष्य के लिहाज से? जनरली एक ट्रेंड चला हुआ है ज्वेलरी इंडस्ट्री वालों का कि वो जितना सुबह से शाम तक बिजनेस करते हैं उतना शाम को वो रिकवर कर लेते हैं मार्केट से। आज मैंने 100 ग्राम बेचा या मैंने 1 किलो बेचा, तो मैं शाम को उसी रेट से मैं कवर कर लेता हूं, ताकि मैं ये सोचना नहीं कि आगे आने वाले समय में घटेगा
तो मेरे को फायदा होगा, या बढ़ेगा तो मेरे को फायदा होगा। तो हर ज्वेलर्स को एक ट्रेंड दिमाग में बैठाना चाहिए कि वो सुबह से शाम तक जितना बेचे, शाम को किसी भी कीमत में वो सोना उतना रिकवर कर लेवे, तो कहीं जाके भाव का उसको नुकसान नहीं होगा। और सोने की इजीली अवेलेबिलिटी यहाँ मार्केट में रहती है। यहाँ बड़े बड़े बुलियन मर्चेंट है हमारे, जब भी चाहो सोना मिल जाता है। हाँ, जहाँ सवाल आता है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो रहते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है, लेकिन अभी जैसे कि गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज बन रहा है तो बिल्कुल यहाँ वो भी सोना अवेलेबल हो जाएगा। और वहाँ ऐसी बात कही गई कि करीबन 3000 टन चांदी अवेलेबल होगी और 1000 टन सोना कभी भी किसी समय भी गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज से अवेलेबल हो जाएगा। और एक अच्छा जो ट्रेंड है, भाव का ट्रेंड है, वो भी हम हो सकता है आने वाले समय में। जो इंटरनेशनली हम लोग बेस रहते हैं तो वो इंडियन मार्केट से आ जाएगा। आज इंटरनेशनल मार्केट में सोना जो है अभी ये 2-3 दिनों में $100 घटा और आज वापस बढ़ना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं जाके ये अप डाउन की वजह से जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रहते हैं उनको लॉस होती। कस्टमर तो मेंटली प्रिपेयर्ड क्या होके आता है कि ये भाव तो इस भाव में लेना, क्योंकि उसकी जरूरत होती है, शादियों की वजह उसको देना ही रहता है। और घर में सोना लेने के लिए एक, जैसे मैंने आपको सीन दिखाया, तो एक कस्टमर नहीं आता, उसके साथ एक कस्टमर रहेगा, महिला रहेगी, उनके पेरेंट्स रहेंगे। तो इस तरह से, क्योंकि प्रेशियस आइटम है और हर एक आदमी चाहता है कि प्रेशियस आइटम के लिए वो अकेला डिसीजन नहीं ले, पूरा परिवार साथ में रहता तो डिसीजन भी अच्छे ले लेता है और पसंद भी कर लेता है। तो कहीं ना कहीं जाके ये जो ट्रेंड है चलेगा। और सोने की जो शॉर्टेज की बात करें, मेरे को थोड़ा, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ जो इन्होंने कटौती की बात की है कि भाई बैंक के जो है अब कंट्रीज को, चाइना को देगी या और कोई कंट्रीज को देगी, वो इंडिया में नहीं देगी। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हाँ, ये जो इश्यू आया है कहीं ना कहीं जाके इसका रिजल्ट आएगा। उसका मुख्य कारण ये कि हम बहुत बड़े बायर्स है। आज चाइना 1200-1300 टन कंज्यूम करता है साल का, इंपोर्ट करता है, उसी तरह हम भी 800 से 900 टन सोना इंपोर्ट करते हैं। तो जिनके लिए हम कस्टमर है वो अपने कस्टमर नहीं छोड़ेंगे। एक जनरल बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल कैलकुलेशन की बात नहीं। हाँ, तो कहीं ना कहीं से इसके बिल्कुल ग्लोबल पर्सपेक्टिव अपनी जगह है, लेकिन वाकई जिस तरह का भारत बाजार है वहाँ ये सब अड़चनें कुछ वक्त के लिए होती हैं, लेकिन इसके बाद जो सहूलियत भरा बाजार है एक बार फिर लोगों को न्योता देता है। वो अपनी उनकी कुछ अड़चनें हैं जिसकी वजह से ये सप्लाई शिफ्टिंग हम देख रहे हैं, लेकिन एक बार फिर ये लौटेगी, यही उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कुमार जैन साहब हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत आसान तरीके से आपने बताया कि इस वक्त इन मुश्किलों का जो भारतीय कारोबारी है वो किस तरह से सामना कर रहा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। हाँ, प्राइसेस ज़रूर ऊंचे हैं और ये कुछ वक्त तक रहेंगे, लेकिन एक बार फिर इनमें नरमी आने के संकेत ज़रूर मिलेंगे। और चलिए अब इसके बाद बात करते हैं 5G की, जो लॉन्च होने के बाद तेज़ी से अपना कदम बढ़ा रहा है। एयरटेल ने 8 शहरों में एयरटेल 5G प्लस सर्विस शुरू कर दी है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में जिन कंज्यूमर्स के पास 5G स्मार्टफोन है वो हाई स्पीड एयरटेल 5G प्लस सर्विस को एंजॉय कर पाएंगे। वहीं जियो की भी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी में जियो 5G बीटा ट्रायल का रन जो है वो चल रहा है। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में आज हुए ट्रायल में यूजर्स को 1 Gbps से ज्यादा की डाउनलोड स्पीड मिली। तो जो 5G के कदम हैं वो तेजी से बढ़ते हुए कई शहरों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं, चाहे वो लीडिंग प्लेयर्स हों। बात करें मैं एयरटेल और जियो की, जिन्होंने पूरी तरह से इसमें एक तेज़ी लाई है। अलग अलग शहरों में वो जो भी यूज़र्स हैं जो 5G स्मार्टफोन हैंडसेट रखते हैं उनको ज़बरदस्त स्पीड दे रहे हैं, उनको इस ट्रायल का फ़ायदा मिल रहा है। और इसके ज़रिए एक ऑब्जर्वेशन भी देखी जा रही है कि ये जो ट्रायल है वो कहाँ कहाँ इसमें मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको सॉर्ट आउट करना है। में ये शुरू किया गया है और मेरे पास अभी रिलायंस 5G का जो नेटवर्क का सिम मुझे मिला है और ये देखिए क्या स्पीड आ रही है। इस वक्त मैं चाणक्यपुरी के अशोका होटल के पास में खड़ा हूँ और इतनी अच्छी स्पीड आ रही है, इसका लाभ पूरे दिल्ली को ही मिलने लगेगा, जल्दी ही मिलने लगेगा।
आगे ब्यूटी और कॉस्मेटिक रिटेल में अपना नाम बनाने वाली कंपनी नायका ने अपने कारोबार को बढ़ाने की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा है। दरअसल नायका ने अब इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री ले ली है। कंपनी ने यूएई की कंपनी अपैरल ग्रुप के साथ करार कर एक नया ब्रांड जीसीसी सेटअप किया है। दोनों कंपनियों का ये ज्वाइंट ब्रांड फिलहाल 7 देशों में अपने कारोबार का विस्तार करेगा। ब्रांड का नाम दोनों पार्टनर को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है। Signed an agreement with one of the largest retailers in the Middle East, the Apparel Group, to now extend our footprint into the GCC country. We now look forward to recreating our distinct beauty retail value proposition in the GCC, together with none other than our partners, the Apparel Group. Nykaa will bring its proven expertise in multi-brand beauty retail and its distinct beauty playbook to deliver the latest trends and hyper-personalized shopping experiences in new geographies. Most importantly, we will bring the strength of our deep brand relationships and our cutting-edge e-commerce technology to this partnership. We are confident of the immense market opportunities and upcoming growth in the GCC. With this partnership, we aim to maximize the synergies between both Nykaa and the Apparel Group. और अब पेट लवर्स के लिए एक गुड न्यूज जो उन्हें आकाशा एयर ने दी है। आकाशा एयर ने भी पेट्स के साथ सफर करने को मंजूरी दे दी है। 15 अक्टूबर से इसके लिए बुकिंग भी शुरू हो जाएगी। ट्रैवलर्स अपने पेट्स के साथ कब से सफर कर सकेंगे, इस सुविधा पर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने आकाशा के चीफ मार्केटिंग एंड एक्सपीरियंस ऑफिसर से बातचीत की। For us, very happy that we'll be able to pull this off. Starting 15th of October, passengers can book to have the pets fly on Akasa flights, and the first flight for carrying pets will be starting 1st of November. Okay. So passengers who have pets can carry with them in the passenger cabin, and you can imagine how emotional, exciting it is. Apart from that, if you have pets, you want to carry them in the cargo compartment, that's another option passengers have. Pets, the total weight of the pet in the cabin should be 7 kgs and below, including the container, and the pet should have the relevant vaccination, health, and relevant license certificates as required by regulation. बढ़ते आगे, वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास ग्रोथ के अनुमान में 1% की कटौती की है और FY23 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में कटौती के लिए वर्ल्ड बैंक ने बिगड़ते ग्लोबल फैक्टर्स का हवाला दिया। IMF और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक से पहले लेटेस्ट साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जारी करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में मजबूत हो रहा है। पिछले वर्ष भारतीय इकोनॉमी 8.7% की दर से बढ़ी थी। जिस तरह से लंबी अवधि की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसी तर्ज पर 10 साल से ज्यादा की मोटर इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद पाएंगे। कैसे होगा ये, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बड़ी दिलचस्प ये बात निकलकर सामने आ रही है, जरा पूरी जानकारी दें कि आखिर क्या तैयारी है। आने वाले दिनों में जो आपकी मोटर इंश्योरेंस की पॉलिसी है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, वो 10 साल तक के ड्यूरेशन की हो सकती है। जिस तरह से अभी तक लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का चलन है 10 साल, 12 साल, 20 साल तक का, तो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA के वर्किंग ग्रुप की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस को शुरुआत किया जाए और इसके जो प्रीमियम की गणना है, जो पॉलिसी की ड्यूरेशन कितनी होगी, इसका जो पूरी आज़ादी है वो इंश्योरेंस कंपनियों को दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियां तय कर पाएगी कि उन्हें अपनी एक्चुरियल कैलकुलेशन के हिसाब से कितना प्रीमियम तय करना है। ज़रूरत जो थी वो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की इसलिए भी मानी जा रही थी कि इंश्योरेंस का अगर पेनिट्रेशन बढ़ाना है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना है, तो लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा जो रिन्यूअल और लैप्सेस से जुड़ी दिक्कतें होती हैं वो भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस के जरिए कम की जा सकती है और जो प्रीमियम कैलकुलेशन है या जो प्रीमियम रिकॉग्निशन है उसका जो मेथड होगा वो जिस तरह से लाइफ इंश्योरेंस के अंदर सिंगल प्रीमियम को माना जाता है, उसके कैलकुलेट किया जाता है, तो उसी तर्ज पे भी लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस जो है वो मोटर, हेल्थ, MSME, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के लिए माना जाएगा। तो ये कंपनियों के लिए भी विन विन सिचुएशन होगी और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको भी ज़्यादा तरह के बेहतर प्रोडक्ट मिल पाएंगे।
तो शुक्रिया करेंगे अनुराग आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। स्पाइस जेट को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी यानी कि ECLGS के तहत 1000 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। इस खबर के आने के बाद कंपनी के शेयरों में तेजी नजर आई। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। समीर, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, और ये खबर स्पाइस जेट एयरलाइन के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट संभवतः ला सकती है। सूत्रों की माने तो स्पाइस जेट एयरलाइन आने वाले वक्त में अपने लिए 1000 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा की राशि जुटा सकती है। ये जो राशि होगी ये ECLGS स्कीम के तहत होगी, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत। केंद्र सरकार ने हाल ही में ECLGS स्कीम में संशोधन किए हैं। संशोधन का मकसद यही है कि एविएशन सेक्टर में जो एयरलाइंस हैं या जो एविएशन कंपनियां हैं जो वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही हैं उनको मदद करना। और जो संशोधन है उसका मूल भाव यही है कि जो लिक्विडिटी है वो कोलैटरल फ्री हो, साथ ही साथ उसका ब्याज दर काफी कम हो। तो सूत्रों की माने तो स्पाइस जेट एयरलाइन इस ECLGS स्कीम के तहत आने वाले वक्त में अपने लिए 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटा सकती है। और इस राशि का इस्तेमाल ज्यादातर जो देनदारी है स्पाइस जेट की, अलग अलग चाहे वो लीज के लिए हो या जहां भी एयरलाइन की देनदारी है उस देनदारी को चुकाने की तरफ करेगी। साथ ही साथ स्पाइस जेट एयरलाइन की कोशिश ये भी होगी कि ये जो राशि होगी इसका इस्तेमाल अपने बेड़े में नए बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को शामिल करने की दिशा में भी हो। एयरलाइन की कोशिश यही है कि जितना ज्यादा वो नए हवाई जहाज अपने बेड़े में शामिल कर पाएंगे तो एक यंगर फ्लीट, एक नए हवाई जहाज के साथ जब वो ऑपरेशनलाइज होंगे, जब वो काम करेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ने के आसार ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्पाइस जेट एयरलाइन जो कि वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है उसके लिए यहाँ पर राशि 1000 करोड़ से ज्यादा की मिलने की उम्मीद है, जो कि एयरलाइन के लिए संभवतः एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही साथ ECLGS स्कीम के तहत ही एयरलाइन को पहले भी $200 मिलियन मिलने की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। तो यहाँ इस रकम के साथ ये माना जा सकता है कि अभी तक जो सबसे बड़ा सवाल स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ जुड़ा था कि क्या ये एयरलाइन अपने इस संकट के दौर पे बरकरार रह सकती है, बची रह सकती है। माना ही जा रहा है कि ये राशि जब एयरलाइन को मिल जाएगी तो ये जो सवाल है इसका एक ठोस जवाब भी मिल जाएगा और संभवतः एयरलाइन बरकरार भी रहेगी और बेहतर ऑपरेशंस आने वाले वक्त में कर पाएगी, क्योंकि अभी उसका पूरा दांव देनदारी चुकाने पर और साथ ही साथ नए हवाई जहाज 737 मैक्स एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी के लिए। इधर केंद्र सरकार ने GST के तहत मिलने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत इस्तेमाल के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने की तैयारी की है। ET नाउ स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जल्दी ही कंपनियों के लिए स्टार रेटिंग सिस्टम लागू करने वाली है। इस एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ चुकी हैं। मेघना, जरा बताएं कि आखिर क्या चीजें जो हैं वो सरकार की ओर से तैयारी चल रही हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी रोकने के लिए। जी, जैसे कि हम देख रहे हैं काफ़ी जो रॉन्गफुल अवेलमेंट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का उसके काफ़ी केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं। हाल ही में ₹824 करोड़ का टैक्स एवेजन डिटेक्ट किया गया गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा, जिसमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज भी रॉन्गफुल अवेलमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट का जिन्होंने कर रखा था। उसी को देखते हुए अब गवर्नमेंट एक नया सिस्टम डेवलप करने की सोच रही है जिसमें कंपनीज को स्टार रेटिंग दी जाएगी, जिसमें वो कौन सी लार्जली कंप्लायंट हैं या लार्जली नॉन कंप्लायंट कंपनीज हैं उनके बेसिस पर स्क्रूटनी लेवल डिफरेंट रहेगा। और अगर कोई कंपनी अपनी स्टार रेटिंग लूज़ कर देती है तो वो ब्लैक लिस्टिंग के इक्विवेलेंट हो जाएगा और उसको काफ़ी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के थ्रू जाना पड़ेगा। ये सिस्टम ऑलरेडी कस्टम्स में एग्जिस्टिंग है, उसी के ही सिमिलर ये सिस्टम डेवलप करने का GST में जिसका डिस्कशन चल रहा है। इसके अलावा एक लिस्ट भी बनाए जाने की संभावना है जिसमें कि जो कंपनीज बहुत ही ज़्यादा प्रोपोर्शन में इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करती हैं उनकी पूरी लिस्ट बनाई जाएगी। ये जो स्टार रेटिंग वाला सिस्टम है ये कम से कम 6 महीने के अंदर GST काउंसिल के सामने रख दिया जाएगा। GST काउंसिल का अप्रूवल भी इसमें बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक ये भी डिस्कशन हो रहा है कि हर मंथ के एंड में कंपनीज़ को खुद ही वेरीफाई अपना वो इनपुट टैक्स क्रेडिट करें और अगर उसमें कोई चेंजेस दिखे उनको तो वो फिर से मॉडिफाइड रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। ये भी एक डिस्कशन प्रपोजल गवर्नमेंट जिस पर ध्यान दे सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी डिस्कस कर रही है कि ऑटोमेटिकली डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके जो रॉन्गफुल अवेलमेंट हो इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो ऑटोमेटिकली ना कंपनीज़ को इशू हो और वो रेड फ्लैग किया जा सके
और जिसका बाद में हायर लेवल पर स्क्रूटनी हो सके। तो ये काफ़ी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट डिस्कशन स्टेज पर है जो कि 6 महीने के अंदर अंदर फाइनल हो जाएंगे और जीएसटी काउंसिल के सामने रखे जा सकते हैं ताकि रॉन्गफुल अवेलमेंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट का वो रोका जा सके। बहुत शुक्रिया करेंगे मेघना आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, एमएसएमई सेगमेंट को बढ़ावा देने के लिए एचडीएफसी ने स्मार्ट हब व्यापार का नाम बैंकिंग सॉल्यूशन शुरू किया है। इस मौके पर हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा ने एचडीएफसी बैंक के पेमेंट्स बिजनेस एंड मार्केटिंग के कंट्री हेड पराग राव से खास बातचीत की। एचडीएफसी बैंक ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास हैं पराग राव। पराग जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई ये नए लॉन्च के लिए। मुझे आप ये बताइए कि जो एमएसएमई हैं वहाँ पर पेनिट्रेशन सारे बैंक करना चाहते हैं और आपने भी यहाँ पर आज ये इनिशिएटिव लिया है, आखिर क्या मंशा है, क्या इससे बिजनेस ग्रोथ होगा? जी, एमएसएमई सेगमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेगमेंट है बैंक के लिए। लेकिन वो उस बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। ये एमएसएमई सेगमेंट इंडिया के इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में जब पैंडेमिक था तो काफ़ी सारा बिजनेस, ट्रेड, कंजम्पशन ये इन एमएसएमई के द्वारा हुआ है एंड दे एक्सपैंड द ट्रेड इन द हिंटरलैंड और इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ट्रेड या बिजनेस पे करने के लिए उसे कहते हैं पेमेंट्स। इसका मतलब है जो जैसे हम अपनी बैंकिंग भाषा में बोलते हैं मूविंग मनी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। आप कस्टमर हो, मैं दुकानदार हूँ, तो आप मुझे पे करोगे, मैं वही पैसा मैं अपने सप्लायर को पे करूँगा, तो ये पेमेंट फ्लो एक्सेप्टेंस पेमेंट होती है। मर्चेंट एक्सेप्टेंस बिजनेस जो है और स्मार्ट हब व्यापार जो है आज का है इज ओनली गोइंग टू हेल्प द मनी मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और हम ये डिजिटाइज करना चाहते हैं। तो कहने का महत्वपूर्ण ये है कि स्मार्ट हब व्यापार इज एंटरिंग इनटू अ सेगमेंट वी वुड लाइक टू एक्सपैंड मनी मूवमेंट टू मूव अवे फ्रॉम कैश टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स एंड देयर बाय सिंपल एक ऐप के द्वारा वीड लाइक टू एम्पावर ऑल मर्चेंट्स, स्मॉल, बिग, डीप रूरल, large city, etc., to be able to ensure that we stop doing business in cash, start accepting payments digitally, चाहे वो कार्ड हो, क्रेडिट डेबिट कार्ड हो, चाहे वो यूपीआई हो, and thereby expand business. MSME segment इसलिए important है कि consumption is going to drive a lot of our GDP in the future. We being a very large bank and a bank of Bharat, we'd like to ensure that we do our bit in terms of digitizing the economy and helping consumption and the GDP growth of India. दूसरा एक सवाल, जो ग्राहक जो भी इसको लेंगे वहां पर उनको क्या कोई फीस देनी पड़ेगी, किसी तरीके का कोई चार्ज है यहाँ पर, या फिर ये एचडीएफसी बैंक के करंट अकाउंट के साथ ही आएगा? आप मर्चेंट की बात कर रहे हैं? ठीक है, मर्चेंट को कोई इसमें चाहिए नहीं है, डाउनलोड कीजिए ऐप। ओके, ज़्यादातर तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर जो ट्रांजैक्शन है यूपीआई के द्वारा होगी। यूपीआई की जैसे आप जानते हैं कि मर्चेंट का कोई एमडीआर तो है 0 है, और वो जो सिर्फ इम्प्लीमेंट और यूपीआई इज़ अ वेरी इजी वे टू एक्सेप्ट पेमेंट, चाहे थ्रू क्यूआर कोड हो, कलेक्ट कॉल हो, या जो भी इसी तरह के। तो मर्चेंट के लिए तो कोई चार्ज नहीं है इस प्रोडक्ट के जी। बस डाउनलोड ऐप करो, ऑनबोर्ड हो जाए, 2 मिनट में मर्चेंट बन जाते हैं, यू कैन स्टार्ट योर डूइंग बिजनेस। बढ़ते आगे, लगातार दूसरे कारोबारी दिन बाजार आज हरे निशान में बंद हुए। निफ्टी करीब 58 अंकों की बढ़त के साथ 17,331 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 157 अंकों की तेजी दिखी। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी बढ़त नजर आई। रियल्टी, बैंक, शुगर, आईटी और मेटल शेयरों में भी खरीदारी दिखी। दिन भर कैसी रही बाजार में हलचल, बता रहे मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, बताएं कैसा आज मार्केट? आज मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छा दिन था और करीब एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से अगर आप वैसे देखेंगे तो बाजार के अंदर कोई बहुत ज़्यादा डैमेज तो होता नहीं दिख रहा। आज मार्केट ने एडजस्ट दिए और आज ज़्यादातर कंपनी आपको 4 से 5% बढ़ती हुई दिखी होंगी। ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में शामिल हुए हैं। अगर आप लूजर्स देखेंगे तो भारतीय एयरटेल के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। 5G से ठीक पहले चल रही थी कंपनी, लेकिन अनाउंसमेंट होने के बाद आज इनमें प्रॉफिट बुकिंग हुई। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडसइंड बैंक और साथ ही ब्रिटानिया, ये कुछ एक शेयर्स थे जहाँ पे आज आपको लाल निशान दिखेगा, यानी कि बाजार के चलते हुए मार्केट्स में भी आज इनका पार्टिसिपेशन नहीं था। खासकर इंडसइंड बैंक तो पहले 10 मिनट में ही लाल निशान में आ गया। दिन भर ये लाल निशान में ही रहा, उसने कोई खास रिकवरी नहीं दिखाई है। ये निफ्टी के टॉप लूजर्स बन गए। आते छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी के अंदर अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो आपको
आज जो सुबह इलेक्ट्रॉड से जुड़ी हुई जो खबर आई, उसका जो गाइडेंस आया एक विदेशी कंपनी का, उसने भारत की 2 बड़ी कंपनी HEG के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, साथ ही ग्रेफाइट के अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। इसके अलावा स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। परसिस्टेंट चला, JSW एनर्जी जैसे शेयर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी बढ़त आती हुई दिखी। आज सुबह सुबह हमने आपको ट्रक्स की जो फुटेज दिखाई थी, उससे भारत फोर्ज के अंदर आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिला और ये आज 55 रुपये बढ़कर ऑलमोस्ट डे हाई पे आसपास जाके बंद हुआ है। आते हैं छोटे मझोले शेयर्स के अंदर, ऐसे शेयर्स जिन्होंने लाल निशान में आज क्लोजिंग दिया, यानी कि पिट गए वो शेयर, वो था गोदरेज CP। इसके Q2 की कुछ कंपनी की कमेंट्रीज आई थी और कमेंट्री के बाद से आज शेयर प्रेशर में रहा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो त्रिवेणी टर्बाइंस और साथ ही शिल्पा मेडिकेयर जैसे कुछ एक शेयर्स ये आज आपको कमजोरी के साथ क्लोजिंग देते हुए दिखे। तो मिड कैप में और फ्रंट लाइन में अगर आज देखें तो कांटे की टक्कर थे, लेकिन अगर फिर भी लास्ट में बोला जाए तो पलड़ा किसका भारी था, तो बोलेंगे कि बुल्स का भारी था। और अब फिर से US मार्केट्स के ऊपर नज़र होगी कि वहाँ से आपको ट्रेड कैसे मिलते हैं। अगर गैप अप रहा तो फिर आप 17,400 के गैप को साथ खोलेंगे, अगर नहीं रहा तो 17,200 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आ जाएंगे। तो अब ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर काफ़ी हद तक दारोमदार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डिम्पी आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन तेजी नजर आई। ET नाउ स्वदेश की पहली सालगिरह पर हमने बाजार के कई दिग्गजों से बातचीत की। दिग्गजों का कहना है कि बाजार में छोटी अवधि में काफी उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में बाजार में शानदार तेजी की उम्मीद है। बैलेंस करने के लिए बेस्ट वे आई कैन पुट इट कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी है। तो जो थोड़ा बाकी है वो इस पॉइंट पर है कि अब जरा US मार्केट जरा गिरनी बंद कर दे, या वहाँ की फेडरल रिजर्व की हॉकिश लैंग्वेज कम हो जाए, और ये 1-2 महीने की बात है। तो आई थिंक वेयर इन द लास्ट राउंड, मतलब कि इसी क्वार्टर में प्लस माइनस US मार्केट ने अगर थोड़ा बहुत और गिरना है तो गिरेगी, और नहीं गिरना तो नहीं गिरेगी, बिकॉज उनके सारे जो इवेंट्स हैं इसी क्वार्टर के हैं। और हमारी तरफ से इंडियन मार्केट की तरफ से तो प्यार हो चुका है। Definitely the tail that is going to get wagged with the global thing. But having said that, at the same time we have the advantage of being small. Global recession need not necessarily impact the local growth. In fact, some amount of cautiousness globally bodes well for a country like India, which is a commodity consumer. So as long as crude and metal prices remain in check, that is good for India. Because the domestic cycle in India is reviving very, very strongly. 3-4 महीनों से ग्लोबल एनवायरनमेंट कुछ ज्यादा ही चैलेंजिंग है, और हम भी कह सकते हैं दैट इंडिया इज स्टैंडिंग आउट, लेकिन यू नो द वर्ल्ड इज फ्लैट। आई थिंक पूरा का पूरा नजरअंदाज करना ग्लोबल एनवायरनमेंट को सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ अगर होगा वहां तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा, हो सकता है थोड़ा कम इम्पैक्ट हो। इंडिया के लिए एक चीज जो वर्क कर रही है वो है कि हमारी डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही रेजिलिएंट है। ठोस फैक्ट्स के ऊपर कि आज की डेट में मैं सारे मार्केट्स देखूं तो बेस्ट ऑफ द मार्केट्स इज इंडिया विदाउट एनी डाउट, एंड बेस्ट ऑफ द इकोनॉमीज इज इंडिया विदाउट एनी डाउट। एंड इसके पीछे मेन रीजन ये आप थोड़ा समझिए कि हर देश का एक इकोनॉमिक साइकिल होता है, ओके, एंड लेट्स बी क्लियर अबाउट इट। कोई कंट्री परमानेंटली ग्रेट नहीं रहती, या फॉर दैट मैटर कोई कंट्री, देयर आर सम एक्सेप्शन, बट कोई कंट्री परमानेंटली बैड भी नहीं रहती। आज का भारत ही बहुत ही अलग ही सिचुएशन में, और जब आप देखो, जैसे मैं नॉर्मली बोलते रहता हूँ कि को काली शाम है, उसमें एक स्टार चमक रहा है, वो भारत है, ऐसा मुझे लग रहा है। और बहुत ही कम कंट्रियां हैं वर्ल्ड में राइट नाउ जो काफी सारे एडवांटेजेस के साथ बैठी हुई हैं। जैसे इंडिया का जो एडवांटेज है डेमोग्राफी से चालू करें, या हम चालू करें कि स्वदेश भारत, जैसे आपके नाम भी, आपका चैनल का नाम भी स्वदेश है, जैसे मोदी जी ने मेक इन इंडिया बनाया है, एक और बड़ा एडवांटेज पॉइंट है। तीसरा, गवर्नमेंट स्टेबल है, गवर्नमेंट ने काफी काम किया है उद्योग क्रांति के लिए और सारी चीजों के लिए। तो ये 3-4-5 जो फैक्टर हैं जो, और इंडिया की बैलेंस शीट बहुत स्टेबल है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। आई थिंक लास्ट 5-6 साल से इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी स्लो हो रही थी। ये जो बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस आए थे, IL&FS भी हुआ था, फिर कोविड हुआ, तो इसकी वजह से इकोनॉमी स्लो हो रही थी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई थिंक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो रही है, डिमांड इम्प्रूव हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है। अभी भी कुछ हाउस होल्ड जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बैलेंस शीट थोड़े स्ट्रेच है, बिकॉज उनको कोविड की बहुत इम्पैक्ट हुई थी।
लेकिन अगर आप देखिए गवर्नमेंट की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, आरबीआई की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, बैंकों की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। सो इसकी वजह से आई थिंक स्ट्रक्चरली इंडिया एक जो बाउंस बैक भी हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो यू टर्न हो गया है वो हो गया है। आई थिंक आने वाले 5-6 साल इंडिया के लिए बहुत अच्छे लग रहे हैं। बढ़ते आगे, सितंबर में भारत फोर्ज को बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसके बाद भारत फोर्ज के शेयरों में करीब 8% की तेजी देखी गई। पूरी खबर समझते हैं वामाक्षी से। वामाक्षी, बताएं क्या है ऑर्डर और किस तरह की डील? जी बिल्कुल, भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल्स और आरके फोर्जिंग, ये सारे काउंटर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बस करते हुए नजर आ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है एफटीआर डेटा, जो सजेस्ट करता है कि सितंबर महीने में क्लास 8 के ट्रक ऑर्डर्स ऑल टाइम हाई पर थे। प्रिलिमिनरी नॉर्थ अमेरिकन क्लासिक नेट ऑर्डर सितंबर के लिए 56,500 यूनिट्स पर आए हैं और ये एक सिंगल महीने में सबसे बड़ा आंकड़ा रहा है अब तक का। इसी के चलते सितंबर ऑर्डर एक्टिविटी में हमने मजबूत ग्रोथ देखा है, 169% मंथ ऑन मंथ और 102% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और ये काफ़ी मजबूत ग्रोथ का आंकड़ा है। और ये 56,500 को जोड़कर जो क्लास 8 के ऑर्डर्स हैं वो अब हो चुके हैं 2,54,000 पिछले 12 महीने के लिए। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। तो फिलिप कैपिटल की तरफ से एक व्यू आ रहा है, वो देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत पेंटअप डिमांड नज़र आ रही है और सितंबर में के महीने में जो स्पाइक देखा है वो ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। मगर बिल्ड रेट्स अभी भी इम्पैक्टेड है कंपोनेंट शॉर्टेजेस के चलते, और इसके जो कंपोनेंट शॉर्टेजेस है वो सप्लायर्स के सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और लेबर शॉर्टेजेस के चलते हैं। मगर हम सारे काउंटर्स पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत अपटिक नज़र आ रही है और स्पेशली भारत फोर्ज पर फोकस करेगा। यहाँ पर एक एडिशनल न्यूज़ फ्लो है। भारत फोर्ज ने पहला स्लॉट डिलीवर किया है इंडियन आर्मीज को आर्मर्ड व्हीकल्स का, और इसी के चलते भारत फोर्ज आज टॉप एफएनओ गेनर है। बट अगर ओवरऑल देखें क्लासिक ट्रक ऑर्डर्स ऑल टाइम हाई पर, और इसी के चलते भारत फोर्ज, जीएनए एक्सेल्स और आरके फोर्जिंग, ये सारे काउंटर्स आज ट्रेड में काफ़ी बस कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग अप मूव्स दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खास खबर की ओर। गोदरेज कंज्यूमर के कमजोर बिजनेस अपडेट से करीब 5.5% की कमजोरी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। पूजा, क्यों ये कमजोरी नजर आ रही है? जी, जीसीपीएल में हम देख रहे हैं गोदरेज कंज्यूमर में सुबह से ही कमजोरी है। ऑन द फेस ऑफ इट तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जो कमेंट्री आई है वो काफ़ी कमज़ोर है। एक एक करके हम आपको बता देते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि एफएमसीजी इंडस्ट्री में इस तिमाही काफ़ी धीमी ग्रोथ देखने को मिली है, और उनका कहना है, मैनेजमेंट का कहना है कि कंजम्पशन जो है वहाँ पर दूसरी छमाही से सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि अर्बन की तुलना में अगर ग्रामीण इलाकों को कंपेयर करें तो वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा स्लो दिखाई दी थी, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धीमी ग्रोथ इस बार देखने को मिली है। जो कुछ टारगेट्स कंपनी ने सेट किए हैं वहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि आने वाले समय में सेल्स ग्रोथ में तो 8 से 9% की ग्रोथ की उम्मीद वो कर रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहाँ पर करीब 5 से 6% की गिरावट वॉल्यूम्स में देखने को मिलेगी। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर भी उनका कहना है कि जो एबिटा रहेंगे Q2 में, वहाँ पर भी एक गिरावट आ सकती है। मिड टीन यानी कि 14 से 15% की गिरावट एबिटा में भी देखने को मिल सकती है Q2। तो ये सारे जो कमेंट्री आई हैं इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में दबाव है। इसके अलावा ब्रोकरेज हाउस की भी जो रिपोर्ट आई है वहां पर भी कमेंट्री नेगेटिव ही आ रही है। सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है, हालांकि खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य 1050 का दिया है, लेकिन इनकी कमेंट्री में उनका कहना है कि डिमांड ट्रेंड अभी काफ़ी धीमी दिखाई दे रहे हैं और इन्फ्लेशन के चलते जो महंगाई में बढ़त देखने को मिल रही है उससे कंपनी के आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी पर असर रहेगा। तो ये जो तमाम कमेंट्रीज आ रही हैं ब्रोकरेज की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक में आज एक नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए पूजा आपका। और अब खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई। सर्दी खांसी होने पर हम सभी कफ सिरप लेते हैं और आराम की आह भरते हैं, मगर भारत में बना एक कफ सिरप सवालों में आ चुका है और ये सवाल उठाए हैं दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने। दरअसल WHO ने ट्वीट कर दावा किया है कि भारत में बने सर्दी खांसी के सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई और इस सिरप को लेकर दुनिया के बाकी देशों को भी चेतावनी जारी की गई है। बता दें कि ये कफ सिरप हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी ने बनाए, जिनको पीने से गाम्बिया में बड़े पैमाने पर बच्चों की मौत का दावा किया गया है। WHO के दावे के बाद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने जांच के आदेश दिए हैं।
शुरुआती जांच में यह पता चला है कि कंपनी ने अब तक केवल गाम्बिया को इन प्रोडक्ट्स को बेचा है। देखिए, ये जो मामला बताया जा रहा है, हमने तुरंत संज्ञान लिया है और मैंने प्रातः उठते ही अपने ड्रग कंट्रोल को कहा कि जाकर इसकी कार्रवाई करें, और केंद्र सरकार के अधिकारी भी इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। केंद्र सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी और फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी ने आज प्रातः ही हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उससे बात की है और ये निर्णय तय हुआ है कि पहले कोई कार्रवाई करने से पहले इसके हम सैंपल चेक करवा दें। तो इसके सैंपल लेके जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है कैलकाटा में, वहाँ पर सैंपल भेजे गए हैं। वहाँ से रिपोर्ट आने के बाद अगर कोई चीज़ गलत हुई तो बहुत सख्त कार्रवाई करी जाएगी। इधर कैलिफोर्निया में एक चाइल्ड केयर सेंटर में हुई मास शूटिंग में करीब 34 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 22 बच्चे शामिल थे। चाइल्ड केयर सेंटर में फायरिंग के बाद आरोपी ने भी खुदकुशी कर ली। इससे पहले आरोपी अपनी पत्नी और बेटे की भी हत्या कर चुका था। थाईलैंड में गुरुवार को उस वक्त कोहराम मच गया जब अंधाधुंध गोलीबारी होने लगी। फायरिंग के बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक थाईलैंड के पूर्वोत्तर नोंग बुआ लाम्फू प्रांत में मास शूटिंग में 35 से ज्यादा लोग मारे गए। मारे गए लोगों में ज्यादातर बच्चे हैं। फायरिंग एक चाइल्ड केयर सेंटर में हुई। बताया जा रहा है कि ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद हमलावर एक गाड़ी से मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों को कार्यवाही करने और अपराधी को पकड़ने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावर एक पुलिस वाला है। हालांकि उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। इससे पहले भी साल 2020 में थाईलैंड में एक सैनिक ने 29 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात में 54 लोग घायल हुए थे। और अब बात नौकरियों की, जहां से गुड न्यूज आई है। क्या है वो गुड न्यूज, पेश है इसी पर यह खास रिपोर्ट। बेरोजगारी को लेकर कोरोना काल से पहले ही हाहाकार मचा था और कोरोना के दौरान का हाल तो सभी को पता है कि क्या हुआ। लेकिन सितंबर के महीने में बेरोजगारी का सितम कम हो गया है और 4 साल में बेरोजगारी दर सबसे कम आंकी गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी दर 6.43% हो गया है। आपके सामने ये आंकड़ा, जो कि 2018 के बाद से सबसे कम है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 में लगभग 10 लाख नई नौकरियां आने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी आई है। आखिर क्या है नौकरियां बढ़ने की वजह, आने वाले दौर में क्या रहेंगे हालात और नौकरी वाली गुड न्यूज़ कब तक रहेगी बरकरार, इन सवालों को लेकर हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं 2 खास मेहमानों को। हमारे साथ इंडीड इंडिया के हेड ऑफ सेल्स शशि कुमार जी हैं और बियॉन्ड इमेजिनेशन टेक्नोलॉजीज के को फाउंडर निखिल गोयल भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। निखिल, पहले आपसे समझेंगे कि क्या सिचुएशन है। ये जो सितंबर महीने में कहा जा रहा है कि बेरोजगारी कम हो गई है, ये लॉन्ग टर्म दिख रहा है या एक ब्लिप है? सर, आई फील भारत 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 ये कम ही होता जाएगा। भारत की कहानी बहुत स्ट्रांग है, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एंड इंडियन माइंडसेट एंड कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है कि हम एंटरप्रेन्योरल इन नेचर हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं। वेरी वेरी गुड टाइम्स अहेड। आई बिलीव भारत एज अ देश will be a superpower. It is already a superpower. It will be one of the leading nations of the world. And बेरोजगारी का मेरे हिसाब से ज्यादा जिक्र नहीं होगा आगे जाके। It will be about कैसे हर स्तर का आदमी और एक लेवल आगे बढ़ सकता है। I'm very bullish, very positive on
Bharat as a story very very strong. So I don't think बेरोजगारी यहाँ से कम जाएगी, मतलब what I mean is यहाँ से बढ़ेगी बेरोजगारी, कम ही जाती रहेगी, and proud moment for all of us. चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही और भारत पर भरोसा दिखाना भी ज़रूरी है। जाहिर तौर पर यही वो फैक्टर है जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी में कमी आ रही है। शशि जी, आपको भी करेंगे चर्चा में शामिल। क्या बड़े फैक्टर्स आपको दिखे कि पिछले कुछ समय में चेंज हुआ है? हम देख रहे हैं कि 2018 के बाद पहली बार यह आंकड़ा जो है इस लेवल पर आया है। जाहिर तौर पर कुछ तो बदला होगा। पहले ब्रॉडर बात करते हैं, आपके लिहाज से क्या बदलाव दिखे आपको इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, मार्केट में, जिसके कारण हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी कम हो रही है? जो CMI का डेटा है वो हमारे डेटा से भी मिलता है। अगर आप सितंबर एंड तक का जो डेटा देखेंगे, नंबर ऑफ जॉब्स सितंबर एंड में 62% है, हायर देन प्री पैंडेमिक लेवल्स, व्हिच मींस फेब 2020 से सितंबर 2022 का इंक्रीज इन नंबर ऑफ जॉब्स 62% है। अगर आप सिर्फ न्यू ओपनिंग्स का देखेंगे तो एज कंपेयर टू फेब 2020, सितंबर 2022 में ऑलमोस्ट 40% ज्यादा है। सो ऑब्वियसली बेरोजगारी कम हो रही है बिकॉज वी आर सीइंग मोर एंड मोर क्रिएशन ऑफ जॉब्स, एंड इसका जो रीजन है, देयर आर मल्टीपल। द फर्स्ट रीजन इज जब हम पैंडेमिक से गुजरे तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये हुआ कि कंपनीज ज्यादा अपना सर्विसेज डिजिटल बनवा रही थी, और ये जो प्रक्रिया था डिजिटल होने का इकोनॉमी का, उसके बहुत सारे जॉब्स इंडिया में आए थ्रू द इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज। प्लस एज द कोविड पीरियड गॉट ओवर, आई थिंक अमंग द मेजर इकोनॉमीज हिंदुस्तान में ज्यादा इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं हुआ बिकॉज we were a lot more measured in our approach to the economy as far as COVID is concerned. So there was a bit of job creation, और गवर्नमेंट ने भी काफी सारे अच्छे इनिशिएटिव लिए, लाइक PLIs। हम सुन रहे हैं कि बहुत सारा जॉब्स क्रिएट हो रहा है इन द सेमिकॉन स्पेस, इन द मोबाइल स्पेस एक्सेट्रा। आज भी एक रिपोर्ट आया विच सेड दैट देयर इज गोइंग टू बी मोर मोबाइल स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज कंपेयर्ड टू अर्लियर। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर 2 or 3। 1 ऑब्वियसली गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं, 2 जो पूरे दुनिया में ये निकला है कि डिजिटाइजेशन होना है, उनके कंपनीज का अप्रोच टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, उसके बहुत सारे जॉब्स इंडिया में आए। आई ब्रॉडली अग्री विद द अर्लियर स्पीकर दैट वी आर बुलिश अबाउट हाउ द इंडियन इकोनॉमी विल परफॉर्म इन द लॉन्ग टर्म, बट वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर कि हम ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के पार्ट हैं। वी आर इंटीग्रेटेड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। If there is elongated pain in other parts of the world, we will also feel it. But that will be more a mid-term effect rather than a long-term effect. Long-term, I think we can be very bullish about jobs and job creation in India. निखिल, आप जब जाते हैं, जैसा आपने अभी कहा कि आप IIM लखनऊ गए थे और आप हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, जब आप जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, यंग क्राउड से बात करते हैं, आप क्या देखते हैं? आप एक रिक्रूटर की तरह जाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत चर्चा ये भी करते हैं कि सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता, एटीट्यूड भी होना चाहिए, सॉफ्ट स्किल भी होना चाहिए। ये सारे डिस्कशन होते हैं, ये अपनी जगह आते हैं। जब आगे आदमी आदमी जीवन में आगे बढ़ता है, वो खुद बहुत कुछ सीखता है। आप क्या देखते हैं जब आप किसी को रिक्रूट कर रहे होते हैं तो? सर, अगर मैं एक भारतीय इंडियन की तरफ बात करूं तो बिलीव मी, वी आर इन वेरी वेरी सेफ एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स। मुझे बच्चे नहीं दिखते, मुझे एंटरप्रेन्योर्स दिखते हैं, मुझे लीडर्स दिखते हैं, मुझे पीपल हु आर बर्स्टिंग विद एनर्जी एंड एक्साइटमेंट एंड नॉलेज दिखता है। आई मीन इट्स ब्यूटिफुल। इतना अच्छा एनर्जी, इतना नॉलेज, इतना कैलिबर दिखता है, एंड all of them across the board. I mean, somebody less, somebody more, but across the board, believe me, I'm amazed at the energy, knowledge, talent, fire in the belly. Matlab, it was so impressive. I'm telling you, this little experience of mine has made my stand श्योर शॉट कि हम बहुत सेफ हैंड्स में हैं। मतलब आज का 21 साल का बच्चा 10-20 साल पुराने 21 साल के बच्चे जैसा नहीं है। वो
बहुत मेच्योर्ड है, बहुत आगे निकल चुका है और एक बहुत स्टेबल हेड ऑन द शोल्डर है, जो शायद हम अपने टाइम पे या अपने से पहले हम खोज रहे होते थे कि व्हाट नेक्स्ट। ये बहुत they know, they focused, they something that my co-participant has said, I highly agree. They know what they are interested, they know what their passion is, they know where the growth is. उनको शायद ये मालूम है कि 3 साल क्या करना है, 5 साल क्या करना है, 10 साल क्या करना है. They're very smart, and the beauty is they have a fire in the belly. They are not a 21-year-old जो जाके पिक्चर ही देखना चाहता है और मम्मी पापा या उसके मेंटर या कोई और उसकी जिंदगी डिसीजन लेगा. नहीं, he has it in control and he's smart, has done his research and has fire in the belly. बहुत अच्छा लगता है. चलिए, अच्छी बात यह है, बिल्कुल अच्छी बात यह है कि यानी हमारा फ्यूचर काफी हद तक सिक्योर्ड है. शशि जी, आखिरी सवाल पूछूंगा और मैं घूम के वापस वहीं जाऊंगा जहां से हमने चर्चा शुरू की थी. ये जो आंकड़ा हमारे सामने है, ये बेरोजगारी कम होने का आंकड़ा है, यानी कि ज्यादा जॉब बन रही हैं, लेकिन बेरोजगारी अभी भी है. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें कितना खुश होना चाहिए अंत में. हम काफ़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी हमको अच्छा करते दिख रही है, हमें अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं यहाँ पर. लेकिन हमें जिसे कहते हैं कि मिस नहीं करना चाहिए इस पॉइंट को भी कि अभी भी बेरोजगारी है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है. So long term extremely bullish, but in the mid to short term हमें ये याद रखना है कि हम दुनिया से परे नहीं है. We are still part of the world. What happens in United States or happens in Europe or other parts of the world will impact us. So in the short term, there is, I think, space to be cautiously optimistic. हमें optimistic रहना चाहिए, but हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर global economies recession के अंदर जाती है, ये इंडिया पे definitely affect करेगा, at least in the short and mid term. बाजार की पिच पर पैसे तभी बनेंगे जब आपकी टाइमिंग हो परफेक्ट. कब करना है बाई और कब करना है सेल. निफ्टी टिका हुआ है, बैंक निफ्टी सपोर्ट कर रहा है और मार्केट के अंदर रोटेशन हो रहा है.